हरियाणा, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद लहलहाते खेत, बड़े बड़े ट्रैक्टर। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। आज हम समझेंगे कि इस राज्य की पहचान कितनी गहरी है। इसके नाम असल में अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए हैं। तो चलिए हरियाणा की इसी अनोखी पहचान को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इंडिया के मैप पर देखते हैं इसे। ये रहा हरियाणा। देखने में एक छोटा सा राज्य, पर इसकी पहचान अपनी सीमाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारे सफर की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि किसी भी जगह को हम कैसे जानते हैं? क्या सिर्फ उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमाओं से, या फिर उसकी आत्मा से, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास से? और जब बात हरियाणा की आती है तो यकीन मानिए इसकी आत्मा इसके भूगोल से कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, मतलब इसकी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। दुनिया के नक्शे पर हरियाणा की एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक खास जगह है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, अक्षांश और देशांतर, ये इसका पता है। मतलब अगर ग्लोब पर ढूंढना हो तो हरियाणा ठीक यही मिलेगा। ये इसकी एकदम सटीक लोकेशन है। और एक मजेदार बात बताऊं, इसी देशांतरीय फैलाव की वजह से हरियाणा के एक कोने में जब सूरज निकलता है ना, तो दूसरे कोने के लोगों को सनराइज देखने के लिए पूरे 12 मिनट इंतजार करना पड़ता है। कमाल है ना? और ये जो पूरा इलाका है, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये 22 अलग अलग जिलों का घर है। हर जिले की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है, और ये सब मिलकर ही हरियाणा को पूरा बनाते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि हरियाणा कहाँ है, पर अब वक्त है ये जानने का कि ये क्या है, और इसका जवाब छिपा है इसके कई उपनामों में। सोचिए, अगर ये धरती, ये जमीन बोल पाती तो अपने इन नामों के जरिए हमें कौन कौन सी कहानियां सुनाती। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो खिड़कियां हैं जिनसे हम हरियाणा की आत्मा में झांक सकते हैं। इन सारे नामों को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 2 तरह की पहचान सामने आती है। पहली एक प्रदाता की, जो देता है, और दूसरी एक संरक्षक की, जो बचाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की प्रदाता वाली पहचान की। इसे भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, अन्न की कटोरी भी। ये नाम बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि पूरे देश का पेट भरने में हरियाणा का कितना बड़ा हाथ है। अरे, इसे अन्न उत्पादन मशीन भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब आते हैं इसकी दूसरी पहचान पर, एक संरक्षक के रूप में। भारत की तलवार, सोचिए जरा इस नाम के बारे में। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उस वीर भूमि को एक सलाम है जिसने देश को न जाने कितने ही योद्धा दिए हैं। और इसीलिए इसे सैनिकों का घर और वीरों का घर भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी भूमि है जहां हल चलाने वाले हाथ जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाते हैं। यहां दोनों का बराबर सम्मान है। तो देखिए, एक तरफ ये जमीन भारत की गेहूं की टोकरी बनकर देश का पेट भरती है, तो दूसरी तरफ भारत की तलवार बनकर सरहदों की हिफाजत करती है। यही तो है हरियाणा की वो दोहरी पहचान जो इसे सबसे खास, सबसे अलग बनाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी एक तीसरी और बहुत अहम पहचान भी है, और वो है एक पवित्र भूमि की। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कई बड़ी बड़ी सभ्यताएं और संस्कृतियां यहीं से होकर गुजरी। इसके अलावा ब्रह्मा की उत्तरवेदी और महर्षि वेदव्यास की कर्मभूमि जैसे नाम इसके गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन को दिखाते हैं। और जाहिर है महाभारत की भूमि, ये नाम तो अपने आप में ही एक पूरा इतिहास है। तो ये है हरियाणा, एक ऐसी जगह जहां खेत और युद्ध के मैदान मिलते हैं, जहां इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ सांस लेते हैं। अन्न और योद्धाओं की भूमि, देवताओं और प्रवेश द्वारों की भूमि। सवाल यह है कि इतनी मजबूत और इतनी विविध विरासत के साथ हरियाणा की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार,
कभी सोचा है जिस शहर में हम रहते हैं उसका नाम हमेशा से वही नहीं था जो आज है? देखिए, जगहों के नाम सिर्फ पते नहीं होते, वो अपने अंदर पूरा इतिहास, पूरी संस्कृति समेटे होते हैं। आज हम हरियाणा की ऐसी ही कुछ कहानियों में उतरेंगे और वहाँ के शहरों और जिलों के नामों के पीछे छिपे राज खोलेंगे। कभी ये ख्याल आया है कि जिस शहर को हम अपना घर कहते हैं उसका नाम हमेशा से यही था, या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग कहानी है? हमारी आज की ये जो खोज है ना, वो इसी एक सवाल से शुरू होती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इन सवालों के जवाब अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसी ही किताबों के पन्नों में छिपे होते हैं। यही हमें बताती हैं कि कैसे वक्त के साथ नाम बदल गए, लेकिन हर नाम ने अपने अंदर एक कहानी को जिंदा रखा। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उन जगहों को देखते हैं जिनके आज के नाम उनके बहुत पुराने प्राचीन नामों से ही निकले हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हरियाणा के कई जाने-माने शहर सदियों पहले किसी और ही नाम से पहचाने जाते थे। जैसे कैथल को ही ले लीजिए। आज हम इसे कैथल बुलाते हैं, पर इसका प्राचीन नाम था कपिस्थल, मतलब वानरों का स्थान। माना जाता है कि इसका सीधा संबंध भगवान हनुमान से है। और देखिए कैसे वक्त के साथ कपिस्थल कैथल बन गया। फिर आता है सोनीपत। इसकी कहानी तो सीधी महाभारत से जुड़ती है। पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक था शोणप्रस्थ, और वही शोणप्रस्थ आज का सोनीपत है। नाम थोड़ा बदला, पर इतिहास की जड़ें वही की वही हैं। और ये देखिए सिरसा, इसका पुराना नाम था सैरिष्कम। ये नाम हमें उस दौर की याद दिलाता है जब ये जगह एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी। कितना कुछ बदल जाता है ना? और अरे, ये लिस्ट तो सिर्फ 3 शहरों की नहीं है। जींद को कभी जयंतपुरी कहते थे, पानीपत को पानप्रस्थ और रोहतक को रोहिताश। इससे एक बात तो साफ है, हरियाणा का लगभग हर कोना अपनी एक प्राचीन पहचान लिए बैठा है, जो आज भी उसके नाम में कहीं ना कहीं जिंदा है। अच्छा, ये तो हो गई पुराने नामों की बात। अब आते हैं एक और मजेदार पहलू पर, शहरों के निकनेम या उपनाम। ये वो नाम है जो शहरों को उनकी खासियत की वजह से मिले हैं, उनके काम की वजह से मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानीपत की। अब पानीपत का नाम सुनते ही क्या याद आता है? लड़ाइयाँ है ना? पर इसकी एक और पहचान भी है जो बहुत खास है। इसे कहते हैं बुनकरों का शहर। यहाँ के हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो ये जो निकनेम है वो यहाँ के लोगों के हुनर और उनकी मेहनत को एक सलाम है। अगला शहर है नारनौल, और इसका निकनेम तो इसकी आर्किटेक्चरल शान को दिखाता है। नारनौल को 360 बावड़ियों का शहर भी कहा जाता था। जरा सोचिए, 360 बावड़ियां, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दौर की इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट का जीता जागता सबूत है। और भी हैं, गुरुग्राम को तो हम सब जानते हैं, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी। भिवानी को बॉक्सिंग की दुनिया में उसके दबदबे की वजह से मिनी क्यूबा कहते हैं। और हाँ, मंदिरों की वजह से मंदिरों का शहर भी। और यमुनानगर, वो अपनी पेपर मिलों के लिए पेपर सिटी के नाम से मशहूर है। अच्छा, हर शहर की एक कहानी होती है, और उस कहानी की शुरुआत किसी ना किसी ने तो की ही होगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हरियाणा के कुछ बड़े शहरों की नींव रखी। देखिए, हरियाणा के कई शहर शासकों और संतों ने बसाए, जैसे हिसार और फतेहाबाद। इन दोनों ही शहरों को बसाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। वहीं आज का जो फरीदाबाद है, उसे सूफी संत शेख फरीद ने बसाया था। इससे पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों का हरियाणा के शहरीकरण पर कितना गहरा असर था। सोचिए, एक ही शासक और 2 बड़े शहर, ये उस दौर में इस इलाके के लिए उनके विजन को दिखाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी खोज के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, जिलों के नामों के पीछे की कहानियां। ये कहानियां हमें सीधे इतिहास और लोक कथाओं के पन्नों में ले जाती हैं। यहाँ हर नाम की अपनी एक अलग ही धुन है। कुछ नाम देवी देवताओं को समर्पित हैं, कुछ किसी राजा महाराजा की याद दिलाते हैं, तो कुछ किसी खास परिवार की कहानी कहते हैं। अंबाला को ही देख लीजिए।
एक कहानी कहती है कि इसका नाम इसके संस्थापक अंबा राजपूत पर पड़ा, तो दूसरी कहानी इसे देवी अंबिका के मंदिर से जोड़ देती है ना मजेदार? इतिहास में अक्सर एक ही चीज की कई परतें होती हैं। और जींद का कनेक्शन तो सीधा महाभारत से है। इसका नाम जयंती देवी मंदिर पर पड़ा, जिसे कहते हैं कि पांडवों ने बनवाया था। मतलब ये नाम अपने आप में एक पूरी पौराणिक विरासत समेटे हुए है। और अब भिवानी की कहानी, जो और भी पर्सनल है। इसे बसाया राजा नीम सिंह ने और नाम रखा अपनी पत्नी भानी के नाम पर। कहते हैं कि भानी देवी भवानी की बहुत बड़ी भक्त थीं, तो ये नाम आस्था और प्यार दोनों को एक साथ दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे हरियाणा का नक्शा सिर्फ शहरों और जिलों का नक्शा नहीं है। हर नाम एक दरवाजा है जो एक अलग ही कहानी की तरफ खुलता है, और ये सारी कहानियां मिलकर ही तो इस राज्य की एक समृद्ध पहचान बनाती हैं। तो अगली बार जब अपने शहर की किसी सड़क से गुजरें या कहीं अपने मोहल्ले का नाम लिखा दिखे, तो एक पल रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता ठीक वहीं आपके आसपास कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी छुपी हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, आपके अपने मोहल्ले के नाम के पीछे क्या कहानी हो सकती है? हरियाणा का दिल किसे कहते हैं पता है? या एक ऐसे जानवर के बारे में सोचा है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता हो? देखिए, किसी भी जगह की पहचान ना सिर्फ उसके नक्शे या बाउंड्री से नहीं होती, बल्कि उसके जीवंत प्रतीकों से भी होती है। तो आज हम हरियाणा की इसी दोहरी पहचान को समझने वाले हैं, उसके सिंबल से लेकर उसकी मिट्टी तक। तो सवाल यही है कि किसी जगह को असल में क्या चीज डिफाइन करती है, उसके प्रतीक या उसकी सीमाएं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और हरियाणा की कहानी को 2 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे उसके जीवंत प्रतीक और फिर नक्शे पर उसकी खास जगह। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नेचुरल सिंबल्स की जो हरियाणा की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, समझ लीजिए ये राज्य की आत्मा का एक हिस्सा है। ये है हरियाणा का राजकीय पशु कृष्ण मृग, जिसे हम ब्लैक बक भी कहते हैं। देखने में तो सुंदर है ही, पर यह जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। सही में हरियाणा के मैदानी इलाकों की शान है। ब्लैक बक के बारे में कुछ फैक्ट्स भी काफी दिलचस्प हैं। पहली बात तो ये कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, और इसके जो ये घुमावदार सींग है ना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है और यही इसे इतना खास बनाते हैं। और इसकी स्पीड जरा सोचिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। कमाल की बात है ना? अच्छा, जानवरों से अब आते हैं पक्षियों की दुनिया में। हरियाणा का राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे आम भाषा में काला तीतर भी कहते हैं। इसकी आवाज अक्सर सुबह और शाम के वक्त खेतों में सुनाई देती है। इसे ऑफिशियली स्टेट बर्ड का दर्जा 24 मार्च 1989 को मिला था। ये एक तरह से हरियाणा के कल्चर और नेचर के साथ इसके गहरे कनेक्शन को एक सम्मान देना था। अब बात करते हैं पेड़ पौधों की। यहाँ 2 खास सिंबल हैं। एक तरफ है कमल का फूल, जो पानी में खिलकर भी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी तरफ है पीपल का पेड़, जो जमीन से जुड़ा है और जीवन का संदेश देता है। देखिए, कमल सिर्फ एक फूल नहीं है, इसका कल्चरल और मेडिसिनल यानी औषधीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहने की एक प्रेरणा देता है। और फिर आता है पीपल का पेड़, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में भी पूजा जाता है। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये उन गिने चुने पेड़ों में से एक है जो दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये तो हो गई नेचर के सिंबल्स की बात, पर अब जरा देखते हैं कि जमीन पर, मतलब मैप पर, हरियाणा के क्या पहचान है, इसकी बाउंड्रीज इसकी कहानी कैसे बताती हैं। हरियाणा की जो ज्योग्राफिकल पहचान है ना, वो शुरू होती है इसके लैंडलॉक्ड होने से। इसका सीधा मतलब ये है कि इसकी कोई भी सीमा समंदर से नहीं लगती। ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ये कुल मिलाकर 4 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज से घिरा है,
और इसी वजह से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से ये नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। और अगर इसकी बाउंड्रीज की लंबाई देखें तो हरियाणा अपनी सबसे लंबी सीमा शेयर करता है राजस्थान के साथ और सबसे छोटी उत्तराखंड के साथ। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से घिरता है। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिले सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा एनसीआर का एक पावर हाउस बन गया है, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री और जॉब्स का एक बहुत बड़ा हब। दिल्ली से इतनी नज़दीकी ही इसके इतने तेजी से हुए डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए अब कुछ ऐसे मज़ेदार जियोग्राफिकल फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं जिनके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। कोई अंदाजा है कि हरियाणा का कौन सा जिला एकदम सेंटर में है और सबसे ज्यादा 7 दूसरे जिलों को टच करता है? ये है जींद। इसे हरियाणा का दिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाला एक सेंट्रल पॉइंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग नंबर है 2। जानते हैं ये क्या है? ये उन जिलों का नंबर है जो किसी भी दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को छूते ही नहीं है। जी हाँ, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के ये 2 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से राज्य के अंदर ही लैंडलॉक्ड हैं। इनकी सीमा किसी भी बाहरी राज्य से नहीं मिलती। हरियाणा अपने 3 बड़े पड़ोसियों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब से कितना गहरा जुड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन तीनों ही राज्यों के साथ इसके 7-7 जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हरियाणा की पहचान एक तरफ तो उसके नेचुरल सिंबल्स में बसती है और दूसरी तरफ उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन में, जो उसे सबसे जोड़ती भी है और कुछ हिस्सों को बिल्कुल अलग थलग भी रखती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि जब कोई जगह ज्योग्राफिकली इतनी सेंट्रल हो पर उसके कुछ हिस्से अंदर ही अंदर बिल्कुल आइसोलेटेड हों, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये उस जगह के कैरेक्टर और डेवलपमेंट को कैसे शेप देता है, इस पर सोचिएगा जरूर।